हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो अब हम करने लगे हैं वो है स्टोइक्योमेट्री। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे किसकी बात की थी? एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं लेके आने वाली हूँ स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री बेसिकली हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस के लिए। अभी तक आपने जितने भी मोल कंसेप्ट के फॉर्मूलाज लगाए हैं वो सिंपल आपने मैं कहूँ क्वेश्चंस में लगाए हैं, जहां आपसे गिवन मास आपको दे दिया जाता था। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना आता था और वो आपसे पूछते थे नंबर ऑफ मोल्स निकालो उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का। लेकिन अब जो हम देखने लगे हैं, हम क्या देखेंगे भी रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पर उस रिएक्टेंट के कितना मास प्रेजेंट है, या वो कितना प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, कितने ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, या कितना वॉल्यूम का वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो हम पूरी रिएक्शंस के साथ डील करने वाले हैं। तो जब भी हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मासेस, उनके वॉल्यूम्स को डील करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टोइक्योमेट्री। चलिए अब हम देखते हैं स्टोइक्योमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे भी इसके अंदर किस तरह के रिलेशनशिप्स देखे जाते हैं, मतलब कि किस तरह से हम रिएक्शंस को डील करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, स्टोइक्योमेट्री होता क्या है? इट डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ masses of reactant and product involved in chemical reaction। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला भी रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टोइक्योमेट्री की हेल्प से ये कैलकुलेट करेंगे कि रिएक्टेंट कितने ग्राम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कितना ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी कि हम क्या देखेंगे, हम उनके मासेस कैलकुलेट करेंगे। किस किस के? रिएक्टेंट के जो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के जो कि रिएक्टेंट से बनेंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को पहले नोट डाउन कर लीजिए दैट स्टोइक्योमेट्री डील्स विद the calculation of masses of reactant and product involved in chemical reaction। ये चीज नहीं भूलनी, पेपर में भी स्टोइक्योमेट्री हमेशा केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लाइड होती है। एक और चीज, केमिकल रिएक्शंस भी बच्चों दो तरह की होती हैं। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो जब भी हम स्टोइक्योमेट्री की बात करेंगे हम हमेशा ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लेके चलेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन बोर्ड्स में या इन कॉम्पिटिटिव आपको क्वेश्चन में जो रिएक्शन दे रखी है वो अनबैलेंस्ड है, तो आपका पहला क्या आपका होना चाहिए कर्तव्य भी, उससे आपने अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड बनाना है। उसके बाद ही हमें स्टोइक्योमेट्री उस पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन करना है। अब देखो बच्चों, स्टोइक्योमेट्री के अंदर तीन तरह के रिलेशनशिप्स यानी कि तीन तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं जिससे हमें डील करना है। सबसे पहले रिलेशनशिप देखा जाता है मास मास का, यानी कि आपको पता है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। कोई भी दो रिएक्टेंट्स ले लीजिए, दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट किए और उन्होंने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी। तो मास मास रिलेशन में क्या होता है भी, हमें इन तीन चीजों में से किसी दो चीजों का मास दे दिया जाएगा। मान लीजिए मुझे एक रिएक्टेंट का और एक प्रोडक्ट का मास दे देते हैं और मुझसे पूछते हैं जो सेकंड रिएक्टेंट है उसका मास निकालिए। यानी कि जब पूरा का पूरा क्वेश्चन या फिर पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन मास से रिलेटेड होती है, उसमें आपसे मास की ही बात की गई है, गिवन मास की बात की गई है, ग्राम्स की बात की गई है, तो वो किसके अंडर आएगा? मास मास रिलेशनशिप के अंदर। सेकेंड टाइप स्टूडेंट्स आती है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला दो रिएक्टेंट्स ने एक प्रोडक्ट बनाया, हो सकता है दो रिएक्टेंट्स ने दो प्रोडक्ट भी बनाए हो, तीन प्रोडक्ट भी बनाए हो, वो कोई कंपल्शन नहीं है, वो हमारी रिएक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने बोला मास वॉल्यूम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो रिएक्टेंट ने एक प्रोडक्ट बनाया है तो उस केस में आपको किसी दो का मास दे दिया जाएगा और तीसरे वाले का वॉल्यूम पूछा जाएगा। या फिर वो और क्या कर सकता है, उन दो का वॉल्यूम दे देगा और तीसरे वाले का मास पूछेगा। तो वो आता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंडर।
अब आती है हमारी थर्ड कैटेगरी, यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या है भी, अगर दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनमें से वो तीन जो हमारे पास एलिमेंट्स है, जैसे कि दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, दो का तो वो वॉल्यूम दे देगा और तीसरे का भी वो वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, किसी भी दो का वो वॉल्यूम दे देगा और तीसरा जो रह जाएगा उसका वॉल्यूम वो पूछ लेगा। तो ये कंफ्यूज होने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको क्वेश्चंस को डील करने में मजा आए। भी पहले हम करेंगे मास मास रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, फिर हम करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, और लास्ट में हम देखेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप वाले। आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, कॉपीज को हाथ में ले लीजिए, क्योंकि अब हम करने लगे हैं मास मास रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करने वाले हैं मास मास रिलेशनशिप, यानी कि अगर हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से किसी का हमें मास दे दिया जाए और किसी और का हमें मास पूछा जाए। देखिए कैसे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखिए। इफ 16 ग्राम्स ऑफ मिथेन, बच्चा मिथेन होता है CH4, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको सब कुछ बताएंगे, मिथेन इथेन ब्यूटेन प्रोपेन सब कुछ क्लियर करेंगे। अभी के लिए रिएक्शन आपको दे दी गई है, मिथेन होता है CH4। मैंने बोला है इफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन, ठीक है, हमें मिथेन का गिवन मास दे दिया गया है 16 ग्राम, इज बर्न्ड, इसे हम बर्न करते हैं। ऑब्वियसली हम बर्न कर रहे हैं तो एयर में बर्न कर रहे हैं। एयर में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, तो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये नहीं टेंशन लेनी भी ऑक्सीजन कहां से आया, जब उसने बोल दिया इज बर्न्ड, इसका मतलब क्या होता है भी एयर के अंदर उसको हमने बर्न किया है और ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है, उसकी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो CO2 का कितना मास प्रोड्यूस होता है। अब आप देखिए रिएक्शन आपके सामने है, यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं और प्रोडक्ट कितने हैं, पहले हम ये चेक करेंगे। देखो यहाँ रिएक्टेंट है दो, एक है मिथेन, एक है O2। ठीक है, प्रोडक्ट कितने हैं, एक है CO2 और एक है H2O। अब बच्चों क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, किसी एक का या बाकियों का मास दे देगा और बाकी का पूछेगा। यहाँ उसने मिथेन का मास दे दिया और कितना CO2 का मास प्रोड्यूस हुआ पूछ लिया, यानी कि ये मास और मास रिलेशनशिप है। जब मास दे दिया गया है और किसी और का मास पूछा जा रहा है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। तीन रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप स्टार मार्क करके चाहे इससे पहले या यहाँ पर आप एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, रेड पेन से उसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि वो रूल सब पे लगेंगे। पहला रूल होता है भी आपने चेक करनी है जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो मेक इट बैलेंस्ड। तो आपका पहला रूल है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम पहले रूल को फॉलो करते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। देखो चेक करना है भी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। यहां पर लिखिए रिएक्टेंट, यहां लिखिए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को लिखती हूं मैं R से, प्रोडक्ट को लिखती हूँ P से। कई स्टूडेंट्स को आता भी होगा बैलेंसिंग, क्योंकि 10th क्लास में थी, कईयों को नहीं भी आती होगी, तो टेंशन नहीं लेनी, अभी बता रही हूँ तरीका। अब कहेंगे कई मैम मैम ये छोटे बच्चों की तरह सॉल्व करने की बजाय हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं उनके लिए करा रही हूँ जिन्हें नहीं आता। मैंने एक साइड पे लिखा है रिएक्टेंट, एक साइड पे लिखा है प्रोडक्ट। अब मैं चेक करूंगी इसके अंदर कितने एटम्स है, ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट है। कार्बन सबसे पहला, तो यहां लिखूंगी कार्बन। नेक्स्ट कौन सा है, हाइड्रोजन, तो फिर मैं लिखूंगी हाइड्रोजन। फिर आगे देखिए ऑक्सीजन, फिर मैं लिखूंगी ऑक्सीजन। फिर आता है और कोई एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। अब रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने कार्बन है, रिएक्टेंट वाली साइड ये है, इस पे एक ही कार्बन है। प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने कार्बन है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी एक ही कार्बन है। अब आगे देखिए हाइड्रोजन, रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने हैं, चार, ये देखिए CH4 में चार हाइड्रोजन है, तो यहां लिखा मैंने 4। प्रोडक्ट वाली साइड में कितने हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन है, तो यहां मैंने लिखा 2। अब देखिए क्या रह गया, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट वाली साइड में कितने ऑक्सीजन है, दो, देखिए O2, 2 ऑक्सीजन है।
प्रोडक्ट वाली साइड में कितने ऑक्सीजन है? 2 यहां पर है CO2 के केस में और एक H2O के साथ है, 3, यानी कि 3 ऑक्सीजन है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो चेक करो रिएक्टेंट वाली साइड वाले एटम्स प्रोडक्ट वाली साइड वाले एटम्स के इक्वल होने चाहिए। कार्बन दोनों तरफ एक एक अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब कि ये तो बैलेंस्ड है, कार्बन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड देखो, हाइड्रोजन इधर 4 है रिएक्टेंट वाली साइड पे, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 है। तो आप मुझे बताओ, जो छोटे वाला है हम उसे बड़े में कन्वर्ट करते हैं यूजुअली, ठीक है, क्योंकि वो इजी होता है तरीका। तो अगर मुझे 2 को 4 में कन्वर्ट करना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 2 वन जा तो 2 होता है, 2 टू जा 4 होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 4 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट वाली साइड पे है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो रिएक्टेंट वाली साइड के इक्वल हो जाए। हाइड्रोजन जो कि प्रोडक्ट वाली साइड पे है इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो कितना हो जाए, रिएक्टेंट वाली साइड के इक्वल हो जाए। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, यानी कि यहाँ पर अब जो प्रोडक्ट है वो भी 4 हाइड्रोजन कंटेन करता है। लेकिन बच्चों ध्यान से, यहाँ पर ये 2 अकेले हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ना ही आपने अपना दिमाग लगा के अकेले हाइड्रोजन को अलग करके उससे मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे आप इकट्ठे करोगे, आपने इक्वेशन के साथ कुछ नहीं छेड़ना भी हाँ इक्वेशन को चेंज कर दे, इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी, जस्ट आप आगे नंबर्स लगा सकते हो बस, ठीक है। तो देखो अब ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन फिर से चेक करते हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं। अब देखिए रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, CH4 में तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, O2 में है तो यहाँ आ गया 2। प्रोडक्ट वाली साइड में कितने ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पे CO2 के केस में 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 + 2 कितना हुआ, 4। तो अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। फिर से आ जाओ, कार्बन दोनों तरफ एक एक है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 4 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन एक तरफ तो 2 है और एक तरफ 4 है, तो 2 को हम 4 में मतलब कन्वर्ट करेंगे, छोटे को हमेशा बड़े में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं भी वो 4 हो जाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट वाली साइड पे है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये रिएक्टेंट वाली साइड वाले ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक कर सकते हो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी आ गए, मतलब कि अब देखो तीनों चीजें इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट वाली साइड भी और प्रोडक्ट वाली साइड भी। तो ये क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब पहला रूल तो हमारा हो गया, हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। सेकेंड रूल क्या आता है स्टूडेंट, सेकेंड रूल आता है भी आपने क्या करना है, जो इसके स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट्स होते हैं। अब स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट्स क्या चीज है, जो इन, ठीक है, कंपाउंड्स के आगे नंबर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। उनको आपने इसके नीचे नोट डाउन करना है। इसके आगे है 1, तो ये क्या होगा 1 मोल। अब आप कहोगे मैम ये 1 मोल कहाँ से आया, आपने ग्राम लगा देते, मोल ही क्यों यूज किया। हम हमेशा से ही कोफिशिएंट्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 मोल ही लिखना पड़ेगा, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी भी ये कहाँ से आया। इसका रीजन आपको समझाती हूँ, देखिए मैं बोलती हूँ एक CH4 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और वो एक CO2 और 2 वाटर प्रोड्यूस करता है, यानी कि 1 मोल CH4 का 2 मोल, 2 कहां से आया, यहां से 2 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, वो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है, मेरे कोफिशिएंट्स है, ये क्या है मेरे कोफिशिएंट्स। सेकेंड रूल होता है कि कोफिशिएंट्स को अपनी रिएक्शन के हर कंपाउंड के नीचे लिख लो, अगर वो एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है उसके नीचे लिख लो। थर्ड रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में मास दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा है उसको नीचे लिख लो। अब किसका दे रखा है, 16 ग्राम मीथेन दे रखा है, यानी कि हमें ये दे रखा है। पूछा क्या है हमसे, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, हमसे ये पूछा गया है, वो भी इसका मास पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने बोला
एक मोल जो है वो एक मोल प्रोड्यूस कर रहा है CO2 का। एक मोल CH4 का 2 मोल से रिएक्ट करके एक मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। मुझे क्वेश्चन में उसने बोला CO2 का निकालो, तो मैं सीधा कहूंगी इसका एक मोल इसके एक मोल को प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मुझे पता है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, जिसका मुझे दे रखा है उसको हम कंपेयर करेंगे दूसरे वाले के साथ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम मान लीजिए इन दोनों का दे दिया, फिर हम किसकी हेल्प से तीसरे का निकालेंगे? तो बच्चों वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो है, जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों का दे देंगे आपको। यहाँ पर तो सिर्फ एक का दे रखा है और एक का पूछा गया है। चाहे तो पता है वो क्या कर सकता था, कहेगा ऑक्सीजन का बताओ, दे उसने मीथेन का दिया, मतलब एक दे दिया और कोई भी पूछ लिया, तो आप सिंपल ये तरीका लगाओगे। लेकिन अगर दो दे दिए और फिर तीसरा पूछता है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है, वो इक्वेशंस भी करेंगे। पहले इसे देखिए, मैंने कहा एक मोल CO2 का एक मोल प्रोड्यूस करेगा, मैथमेटिकली देखिए 1 मोल of CH4 gives 1 मोल of CO2। अब आप क्या कीजिए बच्चों, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं? क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपको दे रखा है, आपके जो मीथेन है उसका गिवन मास दे दिया। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, निकाल लीजिए। एक कार्बन है यानी कि 12 प्लस हाइड्रोजन है 4 और हाइड्रोजन का होता है 1 यानी कि 4, तो मॉलिक्यूलर मास भी आ गया 16। अब इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 16/16 यानी कि 1 मोल। तो एक मोल CH4 का एक मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा था। अब हमने देखा भी, जो उसने हमें कहा है भी 16 ग्राम जब बर्न होता है, यानी कि जब एक मोल रिएक्ट करता है, फिर से जब एक मोल रिएक्ट करेगा तो कितना प्रोड्यूस होता है CO2? एक मोल से एक मोल प्रोड्यूस होता था, हमारा यहाँ पे मोल्स भी एक ही आया है, तो एक मोल से कितना CO2 प्रोड्यूस होगा? 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ जाता 2 मोल्स, तो क्या होता, एक मोल से एक होता है तो दो से कितने होते, 2 मोल्स। यहाँ पे अगर 3 आ जाता तो क्या होता, 3 से कितने CO2 के मोल्स प्रोड्यूस होते, 3। अब यहाँ जब एक आया तो एक से तो एक ही प्रोड्यूस होगा ना, तो अब हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, CO2 के मोल्स कैलकुलेट कर ली, यानी कि CO2 के 1 मोल प्रेजेंट है। अब मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको पता है CO2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां देखिए, कार्बन का होता है 12, O 2 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो का होगा 32, यानी कि 44 क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास। मोल्स हमने अभी कैलकुलेट करे इसकी हेल्प से भी, इसका एक मोल एक CO2 का प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां से क्या आया, 1 इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय 44। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो गिवन मास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 44 ग्राम। यानी कि 16 ग्राम मीथेन का जब हम बर्न करते हैं तो 44 ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसी रिएक्शन के अंदर अब मैं आपसे एक और चीज पूछूंगी, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बच्चों, अभी आपको मैंने CO2 का मास निकालना सिखाया जब हमने 16 ग्राम मीथेन बर्न किया एयर के अंदर। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ भी, अगर 16 ग्राम मीथेन का रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे निकाल के दिखाइए वाटर का, H2O का मास निकाल के दिखाइए। पहले पार्ट में मैंने बोला CO2 का निकालिए, निकाल लिया। अब मैं कहती हूँ वाटर का निकालिए। पहला काम होता था भी इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, इक्वेशन बैलेंस्ड है, आपके सामने है, बैलेंसिंग आपको सिखा दी थी मैंने। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप था उनके कोफिशिएंट्स को नीचे लिखिए, हर कंपाउंड्स के नीचे। CH4 का कितना कोफिशिएंट है, 1 मोल, इसका कितना कोफिशिएंट है, 2 मोल। CO2 का कितना कोफिशिएंट है, 1 मोल, और वाटर का कितना है, 2 मोल्स। अब हैरानी वाली बात यह है भी, 1 मोल CH4 का 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के। पहले क्या था, 1 मोल CH4 का 1 मोल ही प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब देखो 1 मोल ऑफ CH4 gives 2 moles of H2O। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना, कोफिशिएंट की हेल्प से ही बता रही हूं मैं
भी एक मोल जब 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। तो वाटर का निकालने को कहा है, तो जिसका दे रखा है और वाटर को कंपेयर करो। 1 मोल CH4 का 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर इसके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में है 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास अभी किया था 16, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। तो 1 मोल CH4 का कितने मोल्स प्रोड्यूस करता है? 1 मोल 2 करता है, तो 1 मोल कितने करता है? 2 ही करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फिर 1 आए। अगर नंबर ऑफ मोल्स कुछ और होते तो हम कुछ और करते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स 2 आते। जब 1 मोल 2 करता है तो 2 मोल कितने करेगा? 4। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं करवा रही हूँ। लेकिन अब नंबर ऑफ मोल्स 1 आए हैं, तो 1 मोल कितने मोल प्रोड्यूस करेगा H2O के? 2। यानी कि यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब आप कहोगे मैम जरूरत ही नहीं थी, सीधा ही बोल रहे थे। नहीं, ये सिर्फ इस केस में देखा गया है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 है। जरूरी तो नहीं ना नंबर ऑफ मोल्स हर बारी 1 आएंगे, कई बार 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो उस केस में क्या करोगे? इसीलिए आपको दोनों चीजें निकालनी है। पहले लिखना है कोफिशिएंट्स, फिर निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स जिसका मास दे रखा है, उसकी हेल्प से आपने दूसरा निकालना है, ना कि कोफिशिएंट की हेल्प से, नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से। तो यहाँ से 2 मोल्स आ गए वाटर के। अब मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। मोल्स है 2, मोल्स है 2, गिवन मास हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं कहो इसके आगे 2 लगा तो मल्टीप्लाई नहीं बच्चों, मॉलिक्यूलर मास तो कंपाउंड का ही लेंगे ना, चाहे वो 2 हो 3 हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमें उसी की बात करनी है। अब 2 इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय 18। इसको इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा गिवन मास? 36 ग्राम्स। यानी कि 16 ग्राम मीथेन को जब बर्न किया तो मेरे पास 36 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए मास मास रिलेशनशिप को। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है जैसे कि अभी मैंने आपको करवाया। यानी कि अगर आपसे रिएक्टेंट का मास दे दिया जाए और प्रोडक्ट का पूछ ले, या फिर बच्चों एक और चीज आपको बताऊंगी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट्स के निकलवा दिए थे, आप सेकंड रिएक्टेंट का भी उसी हिसाब से निकाल सकते हो। भी मतलब जैसे पीछे वाले में क्या था, भी एक मीथेन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हो, भी 1 मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू, यानी कि रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2। तो उस हिसाब से आप O2 का भी निकाल सकते हो, मतलब आप इसका भी निकाल सकते हो। इस केस में प्रोडक्ट्स का ही नहीं, हम सेकंड वाले रिएक्टेंट का भी निकाल सकते हैं, सेम वैसे करके। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर। आपने क्या करना है, इसे अपनी कॉपीज में सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप मेरी एक सलाह मानो तो बच्चों, अगर मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन कराया है, एक बार तो आप समझ रहे हो ना उसे मुझसे, फिर आप उसको करके देखते हो। लेकिन अगर उसके बाद फिर से आप उसे करके देखोगे ना, तो आपको वो समझ आएगा। रीजन ये होता है, जब तक आप खुद से दिमाग लगा के प्रैक्टिस करके नहीं करोगे, वो आपको चीज समझ नहीं आएगी। आपने मेरा सुना और आपने कर लिया तब तो हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट बाद एक बार फिर से ट्राई करके देखो भी हाँ क्लियर हुआ। ठीक है, नहीं हुआ तो वापस देखो वीडियो, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, तो इसको जरूर आजमाना। और देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मास ऑफ Fe। Fe का मास कैलकुलेट करना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। Fe जो कि उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4 में, आपने Fe का मास कैलकुलेट करना है बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम इन इट। अब आपको वाटर का दे दिया है, स्टीम यानी कि वाटर की बात हो रही है, तो वाटर का आपको मास दे दिया गया है और Fe का पूछा गया है। तो सेम क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, बैलेंस करना है पहले, उसके बाद आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, फिर आपने बोलना है भी इतना वाटर इतने के साथ रिएक्ट करता है, तो जो मोल्स निकाले होंगे उसकी हेल्प से इसके मोल्स निकाल के फिर इसका मास निकालोगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकेंड रिलेशनशिप यानी कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। हाँ जी स्टूडेंट्स,
अभी हमने मास मास रिलेशनशिप देखा था जहां पर किसी एक रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का आपको मास दे दिया गया था और दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास आपसे पूछा गया था। सो अब हम देखने लगे हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर। देखिए, फाइंड मास ऑफ CuCO3 required to produce 11.2 liters of CO2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको उसने CO2 का वॉल्यूम दे दिया, कितना? 11.2 लीटर्स। पूछ क्या रहा है वो आपसे? क्वेश्चन में पूछ रहा है भी CuCO3 का मास निकालो। तो जब आपको एक किसी भी मतलब हमारे कंपाउंड का वॉल्यूम दे दे और मास पूछ ले तो वो कौन सा रिलेशनशिप होगा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर उसने आपसे ये पूछ लिया भी ये इतने लीटर्स प्रेजेंट है तो इसका मास निकालो। पहली बात क्या चेक करनी थी? इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो देखो कैसे बैलेंसिंग देखनी है। Cu रिएक्टेंट वाली साइड पे एक है। अब मैं डायरेक्ट करूंगी क्योंकि आप 11th में हो तो आपको वहां पर छोटे बच्चों की तरह नहीं करना, लेकिन आई रेकमेंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बैलेंसिंग में तो मैंने आपकी प्लेलिस्ट के अंदर ही बैलेंसिंग की जो वीडियो है 10th क्लास की है बेसिकली वैसे तो, लेकिन मैंने उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर किसी को कोई डाउट है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, तो वो वहां जाके उसे देख सकते हैं। आप ही की 11th क्लास की ही प्लेलिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो देखो मुंह जुबानी करेंगे बैलेंसिंग। अगर Cu यहाँ पर एक है, इधर भी Cu एक है, ठीक है, फिर कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 और 2 यानी कि 3 है, यानी कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या था? इनके कोफिशिएंट्स को नीचे लिखिए। इनके कोफिशिएंट्स है ही नहीं, 1 1 1 है तीनों के, यानी कि 1 मोल 1 मोल 1 मोल, राइट। अब आपको पता है भी अगर मुझे CO2 का 11.2 लीटर्स दे रखा है तो मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकती ना भी इसमें भी 11.2 लीटर्स है, नहीं। मैं हमेशा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। गिवन वॉल्यूम कितना है? 11.2। इसे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 1/2। अब आप देखिए इसका निकालना है। मैं कह सकती हूँ 1 मोल ऑफ CO2 गिव्स 1 मोल ऑफ CuCO3। मैंने बोला एक मोल, कोफिशिएंट्स की हेल्प से कह रही हूँ, एक मोल एक ही मोल प्रोड्यूस करे, मतलब एक मोल कब बना? जब एक मोल ने रिएक्ट किया। तो मैं कह सकती हूँ 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CuCO3। अब CO2 के कितने मोल्स आए हैं? हाफ मोल्स। तो हाफ मोल्स ऑफ CO2 कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा? इसके CuCO3 के हाफ मोल्स, यानी कि CuCO3 के कितने मोल्स आ गए? हाफ। अब क्या निकालना है? मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब अगर मैं आपको इसका डायरेक्ट लिख के दिखा देती हूँ, Cu का मास होता है स्टूडेंट 64। यहां देख लीजिए, Cu का मास होता है 64। 64 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का यानी कि 3 इंटू 16 यानी कि 48। तो ये हो जाएगा 124 ग्राम्स इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 124। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि हाफ इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 124। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 62 ग्राम्स। यानी कि जब 11.2 लीटर CO2 का प्रोड्यूस हुआ था तो किसने प्रोड्यूस किया था? 62 ग्राम्स ऑफ CuCO3 ने प्रोड्यूस किया था। समझ आ रही है ना? एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। सो अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने बोला पहले आपने कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं, बैलेंस तो थी ही ये, 1 1 1 आ गया। अब 1 मोल CO2 का 1 मोल ऑफ CuCO3 इक्वल ही है दोनों। तो अगर इसके हाफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 करवाया है ना मोल कंसेप्ट के अंदर। जिन्होंने नहीं देखी मोल कंसेप्ट की वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर गिवन वॉल्यूम था 11.2 बाय 22.4, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए हाफ। अब इसके हाफ मोल्स कितने मोल्स प्रोड्यूस करेंगे? CuCO3 के हाफ ही करेंगे क्योंकि एक मोल के इक्वल है। तो यहाँ से हमने इसके हाफ मोल्स निकाल लिए।
अब इसका मास पूछा गया है, इसीलिए गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का यही फॉर्मूला होता है। यहां से मॉलिक्यूलर मास निकाला 124, तो गिवन मास कितना आ गया 62। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आता है फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। इसके अंदर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का आपसे पूछा गया है। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए क्या वो कहता है। फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका मास निकालना है। ठीक है, व्हेन 5.6 लीटर्स ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस्ड। NO2 का आपको वॉल्यूम दे रखा है, CaO का निकालना है। द बेस्ट वे इज भी इसको बैलेंस करिए, उसके बाद इसके कोफिशिएंट्स को लिखिए और फिर लिखना है भी इतने, मतलब कोफिशिएंट्स की हेल्प से इतने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, इसके हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। और फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स जब निकल जाएंगे तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से इसका गिवन मास निकाल लेंगे। इक्वेशन को ध्यान से लिखिए, ये है कैल्शियम Ca, ब्रैकेट के अंदर है NO3 और ट्वाइस है इसका, गिव्स CaO प्लस NO2 प्लस O2। अब आपका बैलेंसिंग में बच्चों ये दो नाइट्रोजन है, क्योंकि ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई है, तो 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं 6। ठीक है, तो बैलेंसिंग में मिस्टेक नहीं करनी। सो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट रिलेशनशिप यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। तो अब आता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि अगर किसी एक का वॉल्यूम दे दिया जाए और दूसरे का वॉल्यूम ही पूछा जाए। देखिए, अभी सेम क्वेश्चन आपको करवा के हटी हूं जहां पर आपको वॉल्यूम दे दिया गया था और मास पूछा गया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। देखो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CuCO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ CO2। हमें CO2 दे दिया 11.2 लीटर और हमसे पूछा गया है CuCO3 का वॉल्यूम बताओ। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखो इक्वेशन बैलेंस्ड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज, इसका 1 मोल लिख लेती हूँ क्योंकि बैलेंस्ड है। ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल CO2 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CuCO3। अब यहाँ देखो 11.2 लीटर्स दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। क्या होता है, गिवन वॉल्यूम यानी कि 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, हाफ। तो अगर इसका हाफ मोल्स हैं तो CuCO3 के कितने मोल्स होंगे, हाफ। अब CuCO3 के हाफ मोल्स आ गए, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम जो निकालना है डिवाइडेड बाय 22.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा वॉल्यूम 11.2 लीटर्स। तो इस तरह से हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर किसी एक का वॉल्यूम दे रखा है। तो इसे पॉज करके पहले नोट कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखो एक बार फिर से आपको बताती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली चीज हमने देखी थी मास मास रिलेशनशिप, यानी कि जब एक का मास दे दिया और दूसरे का मास पूछा गया। फिर हमने देखा भी एक का वॉल्यूम दे दिया गया और मास पूछ लिया। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मास दे दे वॉल्यूम पूछ ले, ठीक है, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल के कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखिए, वॉल्यूम दे दिया गया है 11.2 और इसका वॉल्यूम पूछा गया है। पहले बैलेंस देखी, हाँ जी बैलेंस्ड है। फिर इसके अंदर हमने कोफिशिएंट्स लिखे 1 मोल 1 मोल 1 मोल। 1 मोल CO2 के इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CuCO3 कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग। फिर हमने इसके गिवन वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकाले जो कि 1/2 आ गया, यानी कि 0.5। तो जब 1/2 मोल्स जो है वो कितने प्रोड्यूस करेंगे CuCO3 हाफ ही प्रोड्यूस करेंगे। तो मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। तो यहां से क्या आ गया 11.2 लीटर्स आ गया। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी जो ये वीडियो है ये फिनिश होती है। इस वीडियो के बाद अब हम देखने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, 2 रिएक्टेंट दिए हैं और वो 2 प्रोडक्ट बना रहा है। दोनों रिएक्टेंट के मास दे दिए और आपको कहता है प्रोडक्ट का निकालो मास। आपको कैसे पता भी कौन सा रिएक्टेंट को हमें लेके चलना है। जैसे यहाँ पर तो हमें एक का ही दिया होता था तो हम उसी को कंसीडर करके दूसरे का निकाल लेते थे। अब जब यहाँ 2 के दिए होंगे तो कैसे निकालेंगे। सो अब हम वो करने लगे हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।
सो यहीं पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, जहां पर हमने स्टोइक्योमेट्री देखी थी, 3 रिलेशंस को कंसीडर किया था। सो होप यू लाइक माई वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, अगर बहुत अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ जी, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन का क्या फायदा होता है भी, आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाती है। एक और चीज बच्चों, मेरा आपको कम्युनिटी टैब जो है वो देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, वो एनेबल हो चुका है। सो वहां पर मैं क्या करूंगी, जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने किए हैं, जैसे लॉज कर चुके हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कर चुके हैं, मोल कंसेप्ट कर चुके हैं, तो मैं 2-2 या 3-3 दिन बाद क्या करूंगी, एक क्वेश्चन पोस्ट करूंगी। आप सब वहां जाइए, ऑप्शंस देखिए, उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, और फिर वहां पे आप वोट कर सकते हैं। उसके बाद मतलब विद इन फ्यू डेज आई विल गिव यू आंसर ऑल्सो भी, हाँ जी इसका ये आंसर है। इससे क्या होगा भी, आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, चाहे हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएं। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट।